डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 देखते ही देखते हाफ फिनिश भी हो चुका है, जो कि क्या है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। भैया तरह तरह के फोर्सेस जो है हम एक्सप्लोर करते देख रहे हैं कि भाई आखिर सबसे पहले फोर्स होता क्या है और इसकी टाइप्स और वैरायटीज क्या होती है और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल है जो हम रोज अपनी लाइफ में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि भाई कैसे हैं आप लोग, एकदम चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ हैं कि नहीं है, भाई हेल्दी हैं कि नहीं है, क्योंकि हेल्दी रहना ही चाहिए। तो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी ने आगे अब आपको और क्या क्या दिया हुआ है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो भाई इससे पहले सबसे पहले हमने स्टार्टिंग जो चैप्टर था उसमें ये देखा था कि जो फोर्स होती है उसकी डेफिनेशन आखिर होती है, यानी फोर्स है क्या, ये तो पता होना चाहिए। तो भाई किसी भी तरह के पुश और पुल को जो कि एक ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए उसको ही हम फोर्स कहते हैं, और उसके रिजल्ट में कोई भी चीज़ जो होती है आमतौर पर मूव करती है। इसके बाद हमने इसमें क्या देखी, इसमें हमने वैरायटी देखी कि भाई दो तरीके के फोर्स जो हैं हमने डिस्टिंग्विश करें, हमने डिवाइड करें, क्लासिफाई करें। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें से हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बोला था कि वर्ड से आप इसको पकड़ेंगे। भैया कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, टच में, ठीक है, कांटेक्ट में आना। और नॉन कांटेक्ट मतलब दूरी बरकरार रखते हुए। तो दूरी बरकरार रखते हुए जब फोर्स लगता है तो ये जो इफेक्ट आता है इसी को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। चलिए एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन आपको दी हुई और कैसे इन्होंने समझाया इसके बारे में। सो देयर आर द फोर्सेस, यहाँ पर क्या है, ये वो फोर्सेस होते हैं जिनका इफेक्ट आपको सिर्फ तभी एक्सपीरियंस होगा जब ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होंगे, आसपास नहीं होंगे, जबकि क्या होंगे, दूर दूर होंगे। यानी उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है आमतौर पे आपके दिमाग में कुछ तो आ रहा होगा। तो भाई यहाँ ये फोटो देख लीजिए, मैग्नेट। बिल्कुल सही सोचा आपने। मैग्नेट में एक फंडा होता है कि भैया जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में रेपेल करते हैं, दूरी बनाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, है कि नहीं, हुआ ना एग्जाम्पल करेक्ट एकदम। तो वही यहाँ पढ़ेंगे। तो भाई क्लास 6 में ऑलरेडी आप एक्सप्लोर कर चुके हो मैग्नेट के बारे में, इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी कि भाई मैग्नेट क्या होती है, कितनी वैरायटी, क्या क्या ये काम करती है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कब इसको जो है फाइंड आउट किया गया, ये सारी चीज़ें जो है आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। तो अब हम जो है क्या पढ़ के आए थे उसका छोटा सा एक रिकैप जो है कर लेते हैं। तो आपने क्या सीखा कि भाई जो मैग्नेट होती है, इतना तो सबको पता है, जो मैग्नेट होती है वो अट्रैक्ट करती है जो भी मैग्नेटिक मटेरियल की कैटेगरी में चीज़ें आती हैं। ठीक है, या जो दो मैग्नेट हैं वो भी आपस में अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं, या फिर अगर जो मैग्नेटिक मटेरियल वाली चीज़ें होती हैं, जो यानी जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाली चीज़ें या रिपेल होने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें भी इससे अट्रैक्ट या रिपेल होती है। लेकिन कैसे, अब मान लो कि अगर दो मैग्नेट्स को आपस में क्लोज लाया जाए, अब अगर उनके लाइक पोल्स हैं, लाइक पोल यानी नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ को अगर हम पास ला रहे हैं तो क्या होगा, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। एक जैसे, ये एग्जाम्पल मैंने बताया था भाई, एक जैसे दो दोस्त हैं अगर, ठीक है, एक जैसे बिल्कुल डिट्टो, तो भैया वो पसंद नहीं करेंगे एक दूसरे को, उनको चाहिए वैरायटी। वो एक दूसरे को सेम है क्योंकि तो पसंद ही नहीं करेंगे, तो दूर भागेंगे, दुश्मनी हो जाएगी उनके बीच में। जबकि जो दो ऑपोजिट वाले फ्रेंड्स होंगे उनकी जो है बढ़िया जमती है, यानी नॉर्थ साउथ वालों की बढ़िया जम जाती है। तो अब यहाँ यही है कि नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पोल्स अगर होते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, रेपेल करते हैं, जबकि जो नॉर्थ साउथ होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के पास क्लोज आ जाते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यही फंडा फॉलो करता है। ठीक है, तो भाई अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या है, एक तरह का पुश और पुल ही तो है, तो ये फोर्स की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब यहाँ पर। कैन यू रिकॉल दैट अ मैग्नेट कुड एक्सर्ट फोर्स। आप ध्यान से सोचिए कि जो मैग्नेट होती है वो दूसरी मैग्नेट पे एक फोर्स डालती है, एक प्रेशर महसूस होगा आपको। ठीक है, जब आप दो लाइक पोल्स को पास जबरदस्ती लेकर आ रहे होगे ना, वो दूर ही भाग रहा होगा, एक फोर्स आपको महसूस होगा कि वो एक दूसरे से दूर भागने के लिए ना मतलब कोशिश कर रहे हैं, एक फोर्स, एक प्रेशर आप महसूस करोगे उनका।
ठीक है। तो वही फंडा जो है हमको यहाँ पे टेस्ट करना है। एक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट कि भैया ऐसा होता है या नहीं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ऐसे ये जो रिंग बनी हुई है जो गोल गोल, ये है मैग्नेट और ये भी है मैग्नेट। ठीक है, ऐसी आपको दो मैग्नेट लेनी है। ये आपको एक वुडन स्टिक, लकड़ी की एक स्टिक ले लेनी है। सीधी आपको इसको स्टैंडिंग वाली पोजीशन में, जैसे ये खड़ी हुई है इस पोजीशन में आपको इसको टेबल पे रख देना है, इस वुडन स्टिक को। इसके अंदर आपको एक मैग्नेट डाल देनी है। ठीक है, अच्छा इनके पोल्स कैसे होने चाहिए, इनके पोल्स ऐसे होने चाहिए कि ऊपर और नीचे हो, जैसे कि ये नीचे नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही नॉर्थ साउथ, या फिर फिलहाल के लिए हमको क्या करना है, फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर भी साउथ ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको, अगर हम यहाँ हमने साउथ वाला लिया है, यहाँ भी हमको साउथ वाला पोल ही उसको उसके ऊपर रखना है। ठीक है, अगर चिपक रहे हैं तो भैया घुमा दो उसको और फिर देखो कि वो एक दूसरे से दूरी बनाए रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखो, उसको पुश करके देखो, ऐसे दबा के देखो, तो आप महसूस करोगे कि नीचे से एक फोर्स आ रहा है जिससे वो दोबारा एक दूसरे से मतलब दूरी ही बना रहे हैं। तो ठीक है, तो ये जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हो क्या है, ये प्रेशर जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये क्या है, ये एक तरीके का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना करीब आए फोर्स फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पर, अगर आप रिवर्स कर दोगे उनके पोल्स तो वो आपस में फ्लोट करेंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऑफ कोर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे अगर अनलाइक पोल्स जुड़ गए तो फिलहाल के लिए जो लाइक पोल्स हैं अगर वो आपस में रखे जाएंगे तो क्या होगा, आप क्या देखोगे, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखोगे उनके बीच में, यानी बिना कॉन्टैक्ट के ही उनके बीच में एक फोर्स महसूस होगा आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द फोर्स एक्सर्टेड बाय अब, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है ना। अब तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है, या मैग्नेटिक मटेरियल पे लगा रही है, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेट से आने वाला फोर्स। सो मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम डिस्टेंस, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैग्नेट जो है एक फोर्स थोड़े से डिस्टेंस से भी लगा सकती है बिना कॉन्टैक्ट में आए, तो इसी को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए अब दूसरी तरीके का एक और फोर्स है वो भी देख लेते हैं। तो भाई इसके अलावा भी कुछ और है, ऐसे ही एग्जाम्पल में तो एक और आता है यहाँ पर, एक और फोर्स अगर आपने सुना होगा तो वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये कैसा होता है, ये कैसे बनता है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं इस पे भी। तो भैया एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको एक प्लास्टिक वाला स्केल लेना है, स्टील वाला नहीं, प्लास्टिक वाला स्केल लेना है, या आप प्लास्टिक का कोई स्ट्रॉ ले सकते हो। ठीक है, एक पीस ऑफ पॉलीथीन आपको लेना है और छोटे छोटे पीसेज लेने हैं पेपर के, कागज के। ठीक है, अब वो रब करना है आपको प्लास्टिक स्केल को पॉलीथीन से अच्छे से ऐसे करके उसको पूरा रब कर देना है बढ़िया तरीके से। अब डू नॉट टच द रब्ड पार्ट, जो रब्ड पार्ट है उस पे आपको अपना हाथ नहीं लगाना, ना ही कोई मेटल की चीज लगानी है। क्यों, ये अभी बताया जाएगा कि क्यों आपको टच नहीं करना है। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। अब वो जो छोटे छोटे ये देखो इस तरीके से पेपर आपने काट के रख देने हैं, तो आपको इसके पास लेकर आना है स्केल को। ठीक है, ऐसे करके, और आप क्या इसमें ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पेपर है, छोटे छोटे पीसेज है, ये इस पे अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ये स्केल पे आके चिपक जाएंगे। तो द पेपर पीसेज गेट पुल टुवर्ड्स, वो पुल हो रहे हैं टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल और स्ट्रॉ और स्टिक। ठीक है, जब उसको क्लोज लाया जा रहा है रब करने के बाद, नॉर्मली स्टिक नहीं होंगे। नॉर्मली आप स्केल को ऐसे पेपर के ऊपर रख दोगे, क्या वो स्टिक होंगे? नहीं होंगे। जब आपने पॉलीथीन पे उसको रब किया है तभी वो स्टिक हो रहे हैं, यानी इसके पीछे कुछ लॉजिक है। तो भैया क्या लॉजिक है, यही तो हमें देखना है। यानी कि कुछ फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो पुल हो रहे हैं, खिंच रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं। एक पुल मतलब क्या है, फोर्स लग रहा है। तो ये क्या फोर्स है, कौन सा फोर्स है, कैसे आ रहा है, कैसे जनरेट हो रहा है, इनके पीछे लॉजिक फंडा क्या है, वही हमें यहाँ देखना है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल आर रब टुगेदर, मान लो कि किसी भी मटेरियल के, किसी सर्टेन मटेरियल की, जैसे ये पॉलीथीन के साथ प्लास्टिक को रब किया है, ऐसे ही कुछ और कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। तो अगर आप ऐसे रब करोगे इन दो मटेरियल को, तो क्या होता है, इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है उनके सरफेस के ऊपर। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो चीज होती है वो ना न्यूट्रल रहती है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज होती है उनके अंदर दोनों ही क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। ठीक है, यहां देखो, चलिए, तो यहाँ क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज मतलब स्केल है। ठीक है, अब जो स्केल था इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 5 पॉजिटिव चार्ज थे, 5 नेगेटिव चार्ज थे। ठीक है, इक्वल, अभी न्यूट्रल था ये। अब हमने जब इसको उस पॉलीथीन के साथ रब कर लिया, उसके पास भी न्यूट्रल ही थे,
ठीक है। लेकिन हुआ क्या अब यहाँ पर कि भैया उसने इसके जो नेगेटिव वाले थे, ठीक है, इसके पास जो नेगेटिव वाले थे वो इधर और एक्स्ट्रा 3 आ गए, मतलब 3 ऐड हो गए, मतलब अब यहाँ 5 थे तो अब यहाँ हो गए 6 7 8, ठीक है, 8 हो गए इधर। तो यानी इसके पास अब 3 एक्स्ट्रा आ गए इसने रब करने से। ये भी पहले न्यूट्रल ही था, जब रब किया तो इसके थोड़े से चार्ज इधर चले गए, ठीक है, इसके थोड़े से चार्ज जो है इधर चले गए। अब जब यहाँ चले गए वो रब करने के बाद, यानी यहाँ इसके नेगेटिव्स बढ़ गए, ठीक है, इसके नेगेटिव्स बढ़ गए, तो अब जब इसमें ये चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गए हैं, सपोज पॉजिटिवली भी चार्ज हो सकता है पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अगर इसमें बढ़ गए, अब वो जो पेपर हैं, जो छोटे छोटे पेपर के पीसीस पड़े हुए हैं, ये जो पेपर के पीसीस हैं ये भी न्यूट्रल थे, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या कि ये जो पीसेस ऑफ पेपर है इसके अंदर भी जो है प्लस माइनस है, इस तरीके से बिखरा हुआ है अभी। लेकिन जब ये इसके करीब जाएगा तो क्या होगा, ये जो चार्ज है इन पे खिंचाव पड़ेगा, तो यानी ये नेगेटिव वाले हैं तो पॉजिटिव वाले रीअरेंज हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे और इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, तो वो अट्रैक्शन हो गई। तो ये एक नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वाला फंडा होता है कि कोई चीज़ चार्ज हो गई। चार्ज हो गई मतलब क्या हो गया, या तो उसमें नेगेटिव का चार्ज जो है बढ़ गया है या पॉजिटिव का चार्ज बढ़ गया है, कोई भी एक चीज़ जो है उसके अंदर कोई भी एक चार्ज इंक्रीज हो गया है, और जो दूसरा मटेरियल हो सकता है उसमें भी कुछ डिक्रीज या इंक्रीज हो गया। यहाँ हो सकता है अगर वो न्यूट्रल है तो बस क्या होगा कि वो अपने इन चार्जेस को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा और अट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज़ की तरफ जो चार्ज हो गई है। तो भैया ये चार्ज वाला फंडा होता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन मटेरियल आर रब टुगेदर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप कर देता है सरफेस पे, तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेस। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं, एज दे डू नॉट मूव। स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्टेबल, एक जगह स्थिर रहते हैं ये चार्जेस, ये मूव नहीं करते खुद से, ठीक है। हमें अगर हम छेड़ाखानी कर रहे हैं, हमने रब किया ना, उन्होंने आपस में तो रब करके चार्ज नहीं बना लिया, वो न्यूट्रल रहेगी वो चीज, वो स्केल पड़ा रहेगा जहां मर्जी, वो न्यूट्रल ही रहेगा अनटिल अनलेस हम उस स्केल को उठाकर किसी चीज से रब नहीं करा रहे हैं, तो उसके अंदर चार्ज क्रिएट नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज, स्टेबल चार्जेस होते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर स्टैटिक चार्जेस, और जिन ऑब्जेक्ट में ये स्टैटिक चार्जेस होते हैं उन सब ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, चार्ज्ड मटेरियल बोलते हैं, है ना, चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो भैया हमने चार्ज कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, अभी तक वो न्यूट्रल था, अब हमने चार्ज कर दिया। इसी पर एक और एक्टिविटी, ताकि आपको और अच्छे से ये समझ आई आपकी एनसीईआरटी ने, तो आपको क्या लेने हैं, आपको ले लेने हैं 2 इस तरीके से बैलून, इनको फुलाना है, इनको धागे से बांधना है और इस तरह से चिपका देना है टेबल के नीचे, बिल्कुल एक दूसरे के करीब लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक वुलन क्लॉथ, ऊन का जो है कपड़ा लेना है, कुछ भी, ठीक है, ऊन ले लेना है, और फिर आपको अपने हाथ फिर से यहाँ नहीं लगाना, नहीं कोई मेटल लगाना है, तो आप ग्लव वगैरह पहन के इसको कर सकते हो। ग्लव पहन के आपको ये बलून पकड़ना है और उस पर वुलन का कपड़ा ऐसे रब कर देना है, दोनों पे करना है एक साथ, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, रब करने के बाद अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने मिलेगी, ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं। आप ये नोटिस करोगे कि एक दूसरे के दूर दूर भाग रहे हैं, पास नहीं आ रहे, दूर हो रहे हैं। और जैसे ही आप वो वूल का जो फैब्रिक था जिससे आपने रब किया, उसको जब आप इनके करीब ला रहे हो, इसके करीब लाओगे तो वो इधर खींचा चला जाएगा, अगर क्लॉथ यहाँ पर है, इतनी दूर है, इसके करीब लाओगे यानी यहाँ लाओगे तो ये इधर की तरफ खींचा चला जाएगा, ठीक है, उस वूल के पास। यानी अब जो पॉजिटिव नेगेटिव वाले चार्ज थे वो किस में हो गए, वूल में मान लो पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव हो गए, या फिर वूल में मान लो नेगेटिव थे, इसमें पॉजिटिव हो गए। ऐसे ही सेम इसके अंदर हुआ, और इन दोनों में क्योंकि हमने सेम मटेरियल से इसको रब किया था तो दोनों में सेम तरीके के चार्ज आ गए हैं। अगर इसमें नेगेटिव वाले एक्टिवेट हो गए हैं या बढ़ गए हैं तो इसमें भी नेगेटिव वाले ही आ गए हैं, इसलिए ये एक दूसरे से रेपेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर लाइक चार्जेस आ गए हैं, मतलब सेम चार्जेस आ गए हैं, ठीक है। अगर इसमें नेगेटिव है तो इसमें भी नेगेटिव है, इसलिए वो एक दूसरे से रेपेल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव है, इसलिए वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता फॉर एन एग्जाम्पल तो क्लोज आते, ठीक है। तो इससे आपको चार्ज का फंडा समझ आ गया अच्छे से कि भैया कैसे ये वर्क करता है। अब वी ऑब्जर्व दैट द बैलून
balloon move away from each other as if they are repelling each other, वो एक दूसरे से repel हो रहे हैं. Now bring the woolen cloth, ठीक है, woolen cloth जब आप लेकर आए तब वो उससे अट्रैक्ट हो रहा होगा. So they move towards each other as if they are attracting each other. तो जो कपड़ा है वो देखो इसे थोड़ा सा ये कपड़े के पास जाने लग जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा, जैसे कि वो उसको अपने से अट्रैक्ट कर रहा हो वुलन क्लॉथ इस बैलून को, क्योंकि उस मटेरियल से हमने इसे चार्ज किया था, तो उन दोनों में चार्ज का लेन देन हो गया है. सो वी फाउंड दैट द टू सिमिलरली चार्ज बैलून, अगर सिमिलरली चार्ज कर रहे हैं हम किसी भी चीज को, सेम प्रोडक्ट को, जैसे बैलून का मटेरियल सेम है और हमने सेम ही चार्ज उसके अंदर ला दिया है, तो वो रेपेल कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है. जबकि जो वुलन क्लॉथ है उसके अंदर चार्ज डिफरेंट है और बैलून में चार्ज डिफरेंट है, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. सिंस द बलून्स वर चार्ज सिमिलरली दे एक्वायर्ड लाइक चार्जेस एंड रेपेल ईच अदर, शोइंग दैट सिमिलर चार्ज रेपेल. इससे आपको प्रूफ क्या हुआ, कंक्लूजन क्या मिला, यही मिला है कि जो सिमिलर वाले चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और जो ऑपोजिट वाले चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होना चाहिए तभी ही वो अट्रैक्ट होंगे, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो वो रेपेल करेंगे, ठीक है. चलिए, सो इस तरीके के जो फोर्स होते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडीज, ठीक है, जो चार्ज बॉडी से फोर्स लगता है और अनदर चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज या फिर अनचार्ज भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज हो, क्योंकि भाई स्केल वाला जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने पेपर को चार्ज थोड़ी ना किया था, है ना, पेपर तो अनचार्ज न्यूट्रल पड़े हुए थे. तो भाई यहाँ तो हो सकता है कि एक बॉडी अनचार्ज है एक बॉडी चार्ज है, यहाँ हो सकता है दोनों ही बॉडी चार्ज्ड हो गई हैं. तो इस तरीके की चीजों में जब फोर्स एक्सर्ट होता है, जिस तरीके का फोर्स एक्सर्ट होता है इन चार्जेस की वजह से या चार्जेस के थ्रू, तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ये इसमें जरूरी नहीं है कि हम चीजों को एक दूसरे के करीब लाकर रख रहे हैं तभी ये वर्क कर रहा है, वो थोड़ी दूर दूर है फिर भी वो वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल मैग्नेट जैसा ही यहाँ पर फंडा हो रहा है, लेकिन लॉजिक यहाँ पर चार्ज वाला है. अब जैसे ऐसे ही आप अगर अपने इस तरह से ड्राई हेयर आपके हो रहे हैं और ऐसे बालों से बलून को रब करोगे, एक बार रब कर लो थोड़ी देर, चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया, क्रिएट कर दिया. अब जब आप बलून को क्लोज लाओगे तो वो बाल जो है ना आपके बलून से चिपकने लग जाएंगे, तो ये भी वही सेम चीज है कि चार्ज क्रिएट हो गया. So when the charges move, they constitute an electric current in an electrical circuit. It is same current when makes a lamp glow. तो ये फंडा हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वाला, बिल्कुल वैसा ही है जिसपे हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो काम करता है ना चार्जेस के हिसाब से. तो ये वही वाला इफेक्ट शो करते हैं, मतलब लैम्प भी इसी तरह से ग्लो करता है. चलो अब आगे देखते हैं. तो भैया आगे अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी अभी भी आ रही है तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है और फ्री में डाउनलोड कर लेना जो भी आपको चाहिए, एमसीक्यू सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ आपको मिल जाने वाला है इसी वेबसाइट पे. चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है. अब नेक्स्ट है एक और हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल जो है, हम बोल सकते हैं फोर्स एक और तरीके का है जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमारी अर्थ, हमारी धरती हमें खींच रही होती है हमेशा, ठीक है. तो टेक अ बॉल, अगर हम एक बॉल लेते हैं और उसको यूं उछालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो ऊपर स्पीड से जाती है और फिर धीरे धीरे, पहले यहाँ से स्पीड से गई, ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हुई एक जगह, फिर वो थोड़ा सा रुकेगी, पॉज लेगी और बहुत तेजी से नीचे गिरेगी, यानी कि इतनी तेजी से नीचे वापस आ रही है, तो यानी कि कोई तो उसे नीचे से खींच रहा है, तो भैया अर्थ खींच रही है. अब कौन सा फोर्स है अर्थ के अंदर जो उसे खींच रहा है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. तो यही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो आपको ये भी एक ऑब्जर्वेशन करनी, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड. आप उसको कैसे फेंकेंगे, इस तरीके से सीधा फेंकेंगे ऊपर. डज इट कम डाउन, क्या वो नीचे आई, बिल्कुल वो नीचे आएगी. नाउ थ्रो इट अगेन, फिर से आप उसको फेंको बट दिस टाइम हार्डर, और तेजी से फेंको प्रेशर लगा के. क्या वो अभी भी नीचे आ रही है, तो बिल्कुल आएगी, ठीक है. थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन, अपने आसपास इस तरीके की डिफरेंट सिचुएशन को आपने सोचना है जहाँ पर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, फाइनली फॉल्स और कम, तो वो फाइनली नीचे जो है ग्राउंड पे, फ्लोर पे ही वापस आके गिर रही है या रुक रही है, यही होता है, ठीक है. अब जैसे ये देखो यहाँ पर एप्पल जो है नीचे गिर रहा है, बच्चा जो है यहाँ से कूद रहा है नीचे ही आएगा, बॉल भी नीचे ही गिरती है, ये नीचे स्विम के लिए जो है बच्चा नीचे ही आके गिरेगा, ठीक है. सो व्हाई डू, अब ये क्वेश्चन यहाँ पर सवाल क्या आता है मन में, उत्सुकता, जो क्यूरियोसिटी है वो क्या आ रही है, बेसिकली उत्सुकता भी नहीं, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट तो है. अब व्हाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट, ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की
तरफ अर्थ के टुवर्ड्स ही आके गिर रहे हैं। इज देयर एनी फोर्स? तो बच्ची क्या कह रही है, लगता है यहाँ पर किस तरह का फोर्स है जो अर्थ के अंदर है, जो उस पर एक्ट कर रहा है सारी ही चीज़ों पे, विच एक्सर्ट्स दिस, व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्स, और मतलब किस वजह से, मतलब क्या कैसे लग रहा है ये फोर्स, कैसे काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ, अब हमें पता चल गया कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अर्थ की टुवर्ड्स गिरते हैं। इसका मतलब क्या है, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उनको अपनी तरफ, यानी इट इज अ पुल, एक टाइप का पुल वो क्रिएट कर रही है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड, और जो फोर्स अर्थ के अंदर होता है जिससे वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, हर ऑब्जेक्ट को, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, हमारी अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, या सिंपली हम इसको ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ग्रेविटी। तो भाई यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट करता है बिना कॉन्टैक्ट में आए, है कि नहीं। दूर से ही खींच रहा है ना बॉल को, ऊपर से वो नीचे जहां से आनी चालू हो रही है, जहां थोड़ी सी वो स्टॉप होके नीचे आ रही है, तो वो खींच रहा है ना। ऐसे सारी चीजें जितनी भी नीचे गिर रही हैं सबको ऊपर से ही तो खींच ले, दूर से ही तो खींच रहा है। कांटेक्ट में आने के बाद थोड़ी ना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फोर्स तो पहले से ही एक्सर्ट हो रहा है, यानी कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अनलाइक ये मैग्नेट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह तो काम नहीं करता है, विच की भाई अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है। ऐसा वाला चक्कर तो नहीं है कि कुछ चीजों को तो ये दूर भगा रहा है, रिपल्शन कर रहा है, कुछ चीजों को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा तो नहीं करता है। हर चीज को ये अट्रैक्ट ही अपनी तरफ कर रहा है, पुल एक क्रिएट कर रहा है। तो इस तरीके का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है चीजों को। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको किसी भी हाइट से सीधा नीचे फेंकोगे, स्ट्रेट वर्टिकल पाथ पे डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिरेगा। ठीक है, और सीधा ही मतलब गिर रहा होगा, ऐसे यूं फ्लोट होके नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, और जबकि हम उसे ऐसे नीचे से ऊपर फेंके, एक होता है चीज को बिल्कुल हम बैल्कनी में खड़े हैं, कुछ नीचे गिर गया हाथ से, बिल्कुल सीधा फटाफट सपाट जाके नीचे गिर जाता है ना। और अगर हम किसी चीज को यूं करके ऐसे ऊपर फेंक रहे हैं पहले, और फिर वो ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तब आप क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट मूव्स अप स्ट्रेट, पहले वो सीधा गया, फिर वो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, एक जगह पे जाके वो थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे मतलब थोड़ा स्लो होने लग जाता है, फिर एक जगह जाके स्टॉप हो जाता है, और फिर बहुत तेजी से बिल्कुल सीधा दम से नीचे फ्लोर की तरफ आ रहा है, एकदम जैसे कोई खींच रहा हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यही तो है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही काम है। सो व्हाइल गोइंग अप, जब वो ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो धीरे धीरे कम हो रही है ऊपर जाने तक, फिर जब तक कि वो रुक नहीं जा रहा है, फिर वो एक जगह रुक जाएगा, फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। व्हाइल कमिंग डाउन, जब वो नीचे एक स्पीड में आएगा तो बहुत तेजी से अब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, नीचे आने की स्पीड उसकी बहुत तेज हो जाएगी। वी से दैट ऑब्जेक्ट अंडरगो अ वर्टिकल मोशन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सीधे वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग मोशन में ही, ठीक है, मूव करते हैं इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी चीज गिर रही है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अगर किसी चीज पे, तो वो सीधी ही गिरेगी, वर्टिकल मोशन में ही आके फॉल डाउन होगी। ठीक है, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में। डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। अच्छा, अब यहाँ सवाल क्या आ रहा है, ये पूछ रहे हैं बच्चे के दिमाग में बड़ा लॉजिकल सवाल आपके मन में आया है, आना चाहिए, नहीं आया तो ठीक है, कि भाई जो अर्थ है क्या वो हर एक ऑब्जेक्ट को इक्वल फोर्स के साथ ही खींचती है, यानी सब पे इक्वल फोर्स ही लगता है? तो ऐसा नहीं है। तो भाई अब जो ज़्यादा भारी होगा, चीज़ जो ज़्यादा भारी है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा ना, है ना, लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसी को, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि भैया ये क्या फंडा है, कैसे काम करता है, वेट मास मेजरमेंट, यही चीज़ें हम पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात जो है रह गई थी भाई, एक सवाल यहाँ पर जो है करते पढ़ते हमने एक एक्टिविटी देखी थी, कौन सी वाली देखी थी जल्दी से बता दो मुझे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमें क्या करना था, हमें स्केल को जो है रब करना था पॉलीथीन से, और भाई मना किया गया था कि आप उस पर अपना हाथ या मेटल कुछ और भी चीज़ जो है नहीं टच करेंगे। तो टच क्यों नहीं करेंगे? आई होप कि अब आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या है? यही है आंसर कि भैया हमारी बॉडी भी क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चार्ज्ड रहता है, या हो
सकता है, ठीक है। तो हम अभी न्यूट्रल है, अभी हमारी बॉडी में प्लस माइनस जो है एकदम न्यूट्रली डिवाइडेड है। अब अगर मैं उस स्केल को रब करने के बाद यानी चार्ज करने के बाद उस चार्ज बॉडी को टच कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, चार्जेस का आदान प्रदान हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी मैं उसको वापस न्यूट्रल कर दूंगी, तो यानी कि हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा एकदम बेकार, खराब। अब जो एक्सपेरिमेंट हम करने वाले थे अब पेपर उससे अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, तो यानी कि हमने खराब कर दिया उसको, इस वजह से उसको टच नहीं करते हैं एक्टिविटी के दौरान, ये है कारण। वैसे तो आपने मुझे बताना चाहिए था, बट फिर भी मैंने कहा चलो एंड में बता ही दे रही हूँ। चलिए बाय बाय क्यूडीज।